हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड सेमेस्टर में आपके इकोनॉमिक्स के पेपर का नाम है पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। जैसे आपने बीए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ा, अब आपको है पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक फाइनेंस। तो इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम मीनिंग पे आते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस दो वर्ड्स को मिला के बना है, पब्लिक एंड फाइनेंस। तो पब्लिक वर्ड का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, और ग्रुप ऑफ पीपल को एक कंट्री में कौन रिप्रेजेंट करता है? उसकी गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे इंडिया में हमारे पास सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? पब्लिक को। हम इनको वोट दे के जिताते हैं और ये हमारे व्यू पॉइंट्स को या हमें हमारे वेलफेयर को प्रमोट करती हैं। तो इसीलिए पब्लिक वर्ड जो है, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, हम इसमें इस आपकी बुक में, इस पेपर में पब्लिक वर्ड जहाँ आ जाएगा उसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। फाइनेंस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के मॉनेटरी रिसोर्सेस। तो गवर्नमेंट के मॉनेटरी रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट की इनकम भी आ जाएगी और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे। हर सरकार जो है उसकी कुछ इनकम सोर्सेस होते हैं और कुछ उसके जो हैं एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और इस आपके पूरे पब्लिक फाइनेंस में हम गवर्नमेंट की इसी इनकम और इसी एक्सपेंडिचर के साथ जो है उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है पब्लिक फाइनेंस क्या है? इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे आपके पास माइक्रो मैक्रो है, वैसे ही पब्लिक फाइनेंस भी एक इकोनॉमिक्स की अलग ब्रांच है। इसमें हम स्टडी क्या करेंगे? गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक अथॉरिटी क्या है हमारे पास? गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। ठीक है, इंडिया में आपको पता है, इसलिए हम इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में पब्लिक अथॉरिटी जो हैं वो 3 टायर स्ट्रक्चर है। 3 टायर स्ट्रक्चर मतलब 3 लेयर्स हैं गवर्नमेंट की। कौन कौन सी हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर आपकी आ गई स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें हम चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं। और लोकल गवर्नमेंट, जो आपकी शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। तो गांव में क्या होता है? पंचायत। तो पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ क्या हैं आपके पास? लोकल गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। तो जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे या पब्लिक अथॉरिटी वर्ड यूज़ करेंगे तो इट मीन्स हम इन्हीं 3 में से किसी की बात कर रहे हैं। तीनों की बात कर रहे हैं या तीनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास पब्लिक फाइनेंस का स्कोप या सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर या स्कोप का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर आप जो है ब्रांच ऑफ, जैसे पब्लिक फाइनेंस है तो इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ एंड फेडरल फाइनेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक रेवेन्यू की। तो पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है? तो पब्लिक रेवेन्यू का मतलब है, जैसे मैंने अभी कहा, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, चाहे सेंटर की हो, स्टेट की हो, चाहे लोकल हो, हम पब्लिक एक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के जो भी इनकम के रिसोर्सेज हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, इनकम के रिसोर्सेज, इनकम रेवेन्यू के रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट को आमदन कहाँ कहाँ से होती है? गवर्नमेंट को टैक्स की कलेक्शन होती है, गवर्नमेंट को हम फाइन पेनल्टीज़ भी पे करते हैं, गवर्नमेंट के पास जो है और भी रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे द थ्योरी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इस कंसेप्ट में हम क्या स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल, स्टेट, लोकल, कोई भी गवर्नमेंट है, वो खर्चा कहाँ कहाँ करती है
और उसके खर्चे करने के क्या क्या रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ पब्लिक डेट। अब बच्चे, अगर हमारा एक्सपेंडिचर, इनकम हमारी कम हो गई, खर्चा हमारा बढ़ गया, तो क्या लेना पड़ेगा? खर्चा पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट को लोन उठाना पड़ता है, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक, तो गवर्नमेंट को जब लोन लेना पड़ता है, चाहे वो लोगों से ले चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक डेट। तो पब्लिक डेट के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब बच्चे, हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, जिनकी भी हम बात कर लें, इनके बजट जो हैं आपकी जो है, फॉर एग्जांपल हम लुधियाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर ले, तो इसका जो बजट होता है वो कई हज़ार करोड़ में होता है। तो इतने बड़े बजट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट का, ये क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग ऑफ बजट। तो बच्चे, मैंने कहा 1000 करोड़ का बजट, तो उसको ड्राफ्ट करने के लिए बजट कहाँ कहाँ खर्चा होगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से इनकम आएगी, इसके लिए आपके पास एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में का जो है फ़ेब में बजट आता है, ठीक है, फ़ेब में बजट पेश होता है, और हमारा बजट कब से लागू होता है? 1 अप्रैल से लागू होता है अप टू 31 मार्च, ठीक है। तो हर साल के 1 अप्रैल को बजट लागू होता है, और हर साल के 31 मार्च को जो है एक बजट सेशन, जो एक बजट का टेन्योर जो है वो पूरा हो जाता है। तो जो बजट है, जो हम यूनियन बजट की बात करते हैं, तो वो कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपके सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं होते, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स होते हैं जो मिलके ये बजट बनाते हैं। तो वो सारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है कि हम क्यों गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वगैरह जो है वो करती है, क्यों इनकम इकट्ठी करती है, क्यों खर्चा करती है? तो उसका मेन कारण क्या है कि गवर्नमेंट इकॉनमी में स्टेबिलिटी लाना चाहती है, इकॉनमी में ग्रोथ लेके आना चाहती है। तो हमारी ग्रोथ हो, इकॉनमी में स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी मतलब बहुत, फॉर एग्जांपल हम प्राइस स्टेबिलिटी की बात करें, तो प्राइस स्टेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसेस में इंक्रीज़ भी ना हो, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी ना हो, इसको स्टेबल करना है कि प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल रहें। तो कुछ इस तरीके की पॉलिसीज़, ग्रोथ को मेंटेन करना कि हर साल देश की जो नेशनल इनकम है वो बढ़े। तो ऐसे सारे कामों के लिए गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक फाइनेंस को यूज़ करती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह को यूज़ करती है। लास्ट है हमारे पास फेडरल फाइनेंस। अब बच्चे, फेडरल फाइनेंस का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया में हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया, 3 टायर स्ट्रक्चर है। 3 टायर स्ट्रक्चर का मतलब सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे स्टेट्स गवर्नमेंट काम करती हैं, फिर उसके नीचे क्या है? लोकल गवर्नमेंट्स काम करती हैं। तो इन दैट केस ये हमारा क्या है? फेडरल सिस्टम है। तो इसके बारे में भी जो है हम इस पब्लिक फाइनेंस में जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस का मतलब है कि पब्लिक फाइनेंस एक साइंस है कि एक आर्ट है, ठीक है। पर जो पब्लिक फाइनेंस है वो दोनों ही है, साइंस भी है और आर्ट भी है। अब साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है जब आप किसी भी सब्जेक्ट को बड़ी सिस्टेमेटिक तरीके से स्टडी करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बजट बनाना है, ठीक है, बजट बनाने के लिए बच्चे पहले आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि हमारी इनकम कितनी है, ठीक, फिर हमारे खर्चे कितने हैं, कौन से खर्चे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और ज़रूरी कैसे पता चलेगा? जिनका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है, जिनका असर ज़्यादा है। तो ये सारा एक सिस्टेमेटिक तरीके से काम होता है। तो बजट एक बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से बनता है। तो इसीलिए पब्लिक फाइनेंस एक साइंस है।
तो साइंस में हमारे पास जो है आगे दो टाइप की साइंस होती है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, जो होती है पॉजिटिव साइंस जो है वो फैक्ट्स को जो है एज इट डिस्क्राइब करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इस टाइम जो है इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सच्चाई है। जब आप इस तरीके की बात जो फैक्ट है सच में है उसको बताते हो तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइंस। ठीक है, इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, सच में है, तो ये दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव साइंस। पर जब आप उसको जो है किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, कैसे हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं, जब इसके बारे में बात करोगे तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, जो है उसको एक्सप्लेन करना मतलब पॉजिटिव साइंस, और उसको कम या ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, आप क्या कर सकते हो जब आप इस टॉपिक पे बात करते हो तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, नॉर्मेटिव साइंस। सेकंड है कि पब्लिक फाइनेंस जो है सिर्फ साइंस नहीं है, पब्लिक फाइनेंस जो है एक आर्ट भी है। अब आर्ट कैसे है, अब बच्चे इकॉनमी में टाइम टू टाइम जो है अनएम्प्लॉयमेंट रही है, पॉवर्टी रही है, प्राइजेज़ में इंस्टेबिलिटी रहती है, कभी प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, नॉर्मली हमारी इकॉनमी में हाई रहते हैं। तो इन दैट केस हर गवर्नमेंट जो है उसको दूर करने का, इन प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस जो है वो एक आर्ट भी है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द रियल प्रॉब्लम्स, जो असल में प्रॉब्लम्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं। टाइम के हिसाब से उसी एक ही प्रॉब्लम को दूर करने के तरीके जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इन दैट केस दिस इज़ एन आर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम पब्लिक फाइनेंस को स्टडी क्यों करते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज़ इन द एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। अब बच्चे राजे महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था कि राजे महाराजे जो थे वो लोगों से टैक्स वसूल करते थे। ठीक, लोगों के प्रति उनकी कोई ख़ास जो हैं वो जिम्मेवारियां नहीं होती थी। पर जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है गवर्नमेंट्स की जिम्मेवारियां जो हैं आम पब्लिक की तरफ वो क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे कौन सी स्कॉलरशिप दी जाती थी, कौन सी ओल्ड एज पेंशन दी जाती थी, पर अब दी जाती है। तो टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, तो इसीलिए पब्लिक फाइनेंस को स्टडी करना ज़रूरी है। फिर है इंक्रीज़ इन द इफ़ेक्ट ऑन इकोनॉमिक लाइफ। अब बच्चे गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स बढ़ाती है या कोई टैक्स कम कर देती है, या फिर आप कोई रिसेंट अगर हम कहें तो गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी। ठीक है, 500 और 1000 के पुराने नोट बंद किए थे, उसका आम लोगों पे असर हुआ था ना। तो इसीलिए आम लोगों पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का क्या असर होता है, टैक्सेस और हम कहें एक्सपेंडिचर के रिलेटेड, उसको स्टडी करने के लिए भी पब्लिक फाइनेंस को स्टडी करना ज़रूरी है। फिर है टू अचीव एडजस्टमेंट इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो गवर्नमेंट के पास जो हैं वो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से एलोकेट किए जाएं, क्या क्या एडजस्टमेंट की जाएं कि जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर तरीके से एलोकेट हों। अब प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना बच्चे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि हमारे पास जो हैं हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, कम होते हैं। सेम चीज़ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करती है। तो गवर्नमेंट को एडजस्टमेंट करनी होती हैं कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें। फिर है टू अचीव एडजस्टमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इनकम एंड वेल्थ किस तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो, इनइक्वालिटी किस तरीके से रिड्यूस की जाए। जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि जो टैक्स रेट है वो रिच पे ज़्यादा होता है। ठीक है, टैक्स रेट जो टैक्स लगता है उसका जो रेट होता है, टैक्स रेट, वो रिच के लिए ज़्यादा होता है, पुअर के लिए कम होता है। पर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो सबसे ज़्यादा पुअर कम्युनिटी पे किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, रिच पे टैक्स ज़्यादा लगा के उनकी इनकम को थोड़ा सा कम करती है
और पुअर पे खर्चा ज़्यादा करके पुअर को सस्ता अनाज प्रोवाइड करवाया, पुअर को सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करवा के, सस्ती मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करके उनकी हालत पहले से बेटर करती है। तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिच और पुअर के बीच का गैप रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। फिर है टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है वो इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्सेस है उसके रेट बढ़ा देगी। अब डायरेक्ट टैक्स आपका जो है वो बढ़ गया तो इन दैट केस उससे क्या होगा, आपकी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम तो खर्चा कम, खर्चा कम तो प्राइसेस जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। फिर है टू एक्सेलरेट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस को स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी है कि थ्रू पब्लिक फाइनेंस हम इकॉनमी में रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस तो हम पढ़ चुके हैं जो कि किसके साथ रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट आ गया प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस बच्चे जैसे हमारे जो खर्चे हैं, हमारी जो इनकम है उसको जो है वो हम क्या कहेंगे, प्राइवेट फाइनेंस। ना सिर्फ इंडिविजुअल की बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपके कॉलेज की बात करें तो कॉलेज की जो भी इनकम होगी, जो भी खर्चे होते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, प्राइवेट फाइनेंस की कैटेगरी में आएंगे,